नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, जो टॉपिक आपका चल रहा है, जो बहुत बड़ा टॉपिक भी है, ये कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो अभी हम केवल पारिस्थितिकी की बात कर रहे थे। पिछली क्लास आपने देखी होगी, तो पारिस्थितिकी के संदर्भ में हम विभिन्न स्तरों की बात कर रहे थे, विभिन्न स्तरों की बात कर रहे थे, और उसी के अंतर्गत हम फिर आप देख रहे थे क्या, स्पीसीज कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे। और स्पीसीज कॉन्सेप्ट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। 3 तरह के स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। एक कहलाता है बायोलॉजिकल, एक कहलाता है मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जो कार्ल वॉल लिनियस के द्वारा दिया गया था। दूसरा कहलाता है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ठीक है। और तीसरा है ये आपका जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहलाता है, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, ये अर्नेस्ट मायर के द्वारा दिया गया था। अर्नेस्ट, ERNST, ठीक है। अर्नेस्ट मायर के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया, और अर्नेस्ट मायर ने कहा कि किसी भी जीव को हम एक ही प्रजाति का तब मानेंगे जब वो 2 शर्तें पूरी करता हो। तो किसी भी जीव को हम एक ही प्रजाति का तब मानेंगे जब वो 2 शर्तें पूरी करता हो। इसमें या तो वो आपस में लैंगिक प्रजनन करता हो, और दूसरा लैंगिक प्रजनन के से प्राप्त जो संतति है उसके अंदर भी अपनी जनसंख्या को बढ़ाने की क्षमता हो। तो इस तरह को इसने 2 पार्ट में बांट दिया, ठीक है। तो हम बात करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को आगे ले लेते हैं, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जैविक प्रजाति संकल्पना, अर्नेस्ट मेयर ने दी। और इसने कहा कि कोई भी जीव एक ही प्रजाति का तब कहलाएगा जब वो 2 शर्तें पूरी करता हो। पहली शर्त क्या थी? इफ दे कैन इंटरब्रीड, ठीक है। दूसरा था इफ दे कैन फॉर्म, ठीक है, यहां पर फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। ये 2 बातें इन्होंने कही, ठीक है। दोनों का मतलब जानते ही हैं। पहली चीज तो आपस में समलैंगिक प्रजनन कर सकते हो, दूसरा उत्पन्न संतति जो है वो अपनी नई संतति पैदा कर सकती है। ये मैं पिछली क्लास में बता भी चुका हूं। तो यहां पर क्या था? आपस में लैंगिक प्रजनन कर सकते हो, लैंगिक प्रजनन कर सकते हो। और दूसरी शर्त रखी तो उत्पन्न संतति अपनी संततियां पैदा करने की क्षमता रखती हूं। ये बात यहां पर की गई, ठीक है। यहां तक हम बात कर चुके, तो इसने 2 शर्तें रखी, आप जान गए होंगे। तो मायर के अनुसार वह सभी प्राणी एक ही प्रजाति के कहलाएंगे यदि वह निम्नलिखित 2 शर्तों की पूर्ति करते हों। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखा जाए, तो मान लीजिए एक तरफ है डोंकी, दूसरी तरफ है हॉर्स। डोंकी और हॉर्स में अगर हम समलैंगिक प्रजनन करा दें, डोंकी और हॉर्स में अगर समलैंगिक प्रजनन हो भी जाता है तो इससे प्राप्त होता है क्या? म्यूल प्राप्त होता है।
जिसको सामान्य भाषा में खच्चर कहा जाता है। ठीक है, तो एक शर्त तो ये पूरी कर रहे हैं, डंकी और हॉर्स एक शर्त पूरी कर लेते हैं, समलैंगिक प्रजनन में हो जाता है, लेकिन इससे प्राप्त जो संतति है, खच्चर है, इसके अंदर आगे संतति पैदा करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो ध्यान रखना, ये दोनों एक ही प्रजाति के फिर नहीं कहलाएंगे, दोनों शर्तों को पूरी करेंगे तभी ये एक ही प्रजाति के कहलाएंगे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की, जिसको बोलते हैं जेनेटिक स्पीस कॉन्सेप्ट। जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ठीक है, आनुवंशिक प्रजाति संकल्पना। ठीक है, गिवन बाय लॉर्डसी, गिवन बाय लॉर्डसी। तो ध्यान रखना, लॉर्डसी के द्वारा यह संकल्पना दी गई। ठीक है, तो यह संकल्पना किसके द्वारा दी गई? लॉर्डसी के द्वारा दी गई। आनुवांशिक प्रजाति संकल्पना बोलते हैं इसको। जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय लॉर्डसी। ठीक है, तो लिखें इसके अंदर, लिख लें इसके अंदर, लिखो यह संकल्पना, हेडिंग डालने पहले आनुवांशिक प्रजाति संकल्पना लिख लें। यह संकल्पना वैसे सूक्ष्म जीवों पर लागू होती है। यह संकल्पना वैसे सूक्ष्म जीवों पर लागू होती है जो अपने स्वरूप में तो सूक्ष्म जीवों पर लागू होती है जो अपने स्वरूप में तो समानता दिखाते हैं, अपने स्वरूप में तो समानता दिखाते हैं, लेकिन आनुवांशिक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन आनुवांशिक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं, आनुवांशिक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं तथा लैंगिक प्रजनन की क्षमता भी नहीं पाई जाती है, तथा लैंगिक प्रजनन की क्षमता भी नहीं पाई जाती है या नहीं होती है। लैंगिक प्रजनन की क्षमता भी नहीं होती है। इसी में लिखिए आगे, इन जीवों तथा पादप वर्गों की, इन जीवों तथा पादप वर्गों की आनुवांशिक संरचना में, इन जीवों तथा पादप वर्गों की आनुवांशिक संरचना में प्राप्त अंतर के आधार पर, आनुवांशिक संरचना में प्राप्त अंतर के आधार पर इन्हें पृथक पृथक वर्गों में रखा जाता है, इन्हें पृथक पृथक वर्गों में रखा जाता है, पृथक पृथक वर्गों में रखा जाता है। जैसे चावल की विभिन्न किस्में, चावल की विभिन्न किस्में। अब चावल आप देखेंगे, चावल की 2000 से भी ज़्यादा वैरायटियां पाई जाती हैं, लेकिन चावल देखने में तो आपको एक समान ही लगेगा। तो इसकी भिन्नता हम किस आधार पर तय कर सकते हैं ये कौन सी प्रजाति का चावल है? वो जेनेटिक आधार पर ही हम इसको अलग कर सकते हैं। या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही आप देख लीजिए, सूक्ष्म जीवों को देख लीजिए, तो सूक्ष्म जीवों में भी आप देखेंगे बैक्टीरिया, वायरस आपने पढ़े होंगे, जीवाणु और विषाणु विभिन्न विभिन्न कैटेगरी के होते हैं, विभिन्न विभिन्न कैटेगरी के होते हैं। कोई स्पाइरल होता है, कोई आपका क्या बोलते हैं उसको कोमा शेप होता है, कोई राउंड शेप होता है, स्फेरिकल होता है।
तो ये अलग अलग जो आपके आधार जो हैं, अलग अलग कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो जेनेटिक आधार होता है, उनकी आनुवांशिक संरचना के आधार पर उनको अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर बनता है। तो ध्यान रखना, जैसे चावल की विभिन्न किस्में हैं या सूक्ष्म जीव हैं, वो भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये 3 तरह के कॉन्सेप्ट हो गए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो गया, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो गया और जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो तीनों कॉन्सेप्ट आप जान गए कि किस आधार पर हम एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें प्रजाति के विभिन्न प्रकार। सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जैसे की स्टोन स्पीसीज किसे कहा जाता है, डोमिनेंट स्पीसीज किसे कहा जाता है, इंडिकेटर स्पीसीज किसे कहा जाता है, एंडेमिक स्पीसीज किसे कहते हैं, या इंडिजिनियस स्पीसीज किसे कहते हैं, फ्लैगशिप स्पीसीज किसे कहा जाता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं। तो लिखे यहां पर प्रजातियों के विभिन्न प्रकार। प्रजातियों के विभिन्न प्रकार। सीधा प्रश्न पूछा जाता है प्री में, तो इनका मतलब आपको पता होना चाहिए और ज़्यादा कहानी इसके पीछे है ही नहीं। ठीक है, जैसे की स्टोन स्पीसीज किसे कहते हैं, या डोमिनेंट स्पीसीज किसे कहा जाता है। डोमिनेंट स्पीसीज क्या होती है, ठीक है, या इंडिकेटर इंग्लिश में ही लिखूंगा मैं, क्योंकि हिंदी में इनका मीनिंग कोई विशेष नहीं निकलता। इंडिकेटर स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज या इंडिजिनस स्पीसीज कहलाती है। या हम बात करें फ्लैगशिप स्पीसीज। तो ये विभिन्न प्रकार की स्पीसीज हैं, इनको आपको ऐसे ही टेक्निकल रूप में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो की स्टोन स्पीसीज क्या कहलाएगी, तो ध्यान रखना, लिखते चले जाइए एक एक पॉइंट करके। यहां पर लिख लिया होगा ये की स्टोन, डोमिनेंट, इंडिकेटर, एंडेमिक, इंडिजिनस और फ्लैगशिप। इनका मतलब जान लेते हैं क्या है, वही आपके लिए काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो की स्टोन का मतलब होता है कि वह प्रजाति जो पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो पारितंत्र के संतुलन में अहम भूमिका निभाती है, उसको हम बोलते हैं की स्टोन। पारितंत्र के संतुलन में अहम भूमिका निभाए। तो पारितंत्र के संतुलन में अहम भूमिका से मतलब है, जैसे तितली है, तितली को आप इग्नोर कर देते हैं, हल्का फुल्का जीव होता है। तितली अगर नहीं होगी तो तितली क्या करती है, फूलों पर बैठती है, और फूलों पर बैठेगी तो क्या करेगी, परागण की क्रिया करेगी, पॉलिनेशन करेगी। और जाहिर सी बात है, तितली को अगर हम पारितंत्र से हटा दें तो जाहिर सी बात है जीवों में परागण की क्रिया नहीं होगी, पेड़ पौधों में परागण की या पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होगी, और पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होगी तो आपके नई नई प्रजातियां या फल नहीं निर्मित होंगे। फल नहीं निर्मित होंगे तो शाकाहारी जीव किस पर निर्भर करेंगे, और शाकाहारी जब नहीं होंगे जाहिर सी बात है तो मांसाहारी प्रभावित होंगे। तो आप देखें कि एक तितली के होने से पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। तो ध्यान रखें, ये पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी जीव हैं, तितली तो मैंने एग्जाम्पल लिया है छोटा सा, अगर पारिस्थितिकी तंत्र से किसी भी जीव को आप हटा के देख लीजिए, शाकाहारी किसी जीव को हटा दीजिए, मान लीजिए आपने चूहों को हटा दिया, तो जाहिर सी बात है चूहों को हटाने से क्या होगा,
चूहे क्या करते हैं, घास को कुतरने का काम करते हैं, तो घास ज्यादा मात्रा में हो जाएगी। या चूहों को खाने वाले जीव को भी आपने हटा दिया तो चूहों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और अनंतित वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, संतुलन पूरा बिगड़ जाएगा। तो ध्यान रखना, पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी जीव अगर अहम भूमिका निभाता है तो वो कीस्टोन कहलाता है। सीधा पूछा जाएगा कीस्टोन स्पीसीज किसे कहते हैं, तो आपका मतलब होना चाहिए सीधा आंसर उसमें देख लेना, पारितंत्र में के संतुलन में जो अहम भूमिका निभाते हैं वो कीस्टोन स्पीसीज कहलाती है। ठीक है, और डोमिनेंट स्पीसीज क्या कहलाएगी, डोमिनेंट किसको कहेंगे, जिसकी संख्या ज्यादा होगी। भाई जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका प्रभुत्व ज्यादा होगा, तो जिसकी संख्या या जैव द्रव्यमान अधिक हो वो क्या कहलाता है, डोमिनेंट स्पीसीज कहलाता है। तो वह प्रजाति जिसकी संख्या या जैव द्रव्यमान अधिक हो, जैव द्रव्यमान अधिक हो, तो वह प्रजाति इसकी संख्या ज्यादा हो या उसका जैव द्रव्यमान ज्यादा हो, वो क्या कहलाएगी, वो डोमिनेंट स्पीसीज कहलाएगी, डोमिनेंट स्पीसीज कहलाएगी। ठीक है, और इंडिकेटर तो आप समझते ही होंगे, पारितंत्र में किसी भी नकारात्मक परिवर्तन को जो इंगित करता हो वो क्या कहलाएगा, इंडिकेटर कहलाता है, इंडिकेटर स्पीसीज। तो पारितंत्र में किसी नकारात्मक, तो ध्यान रखना इंडिकेटर क्या लिख लें, पारितंत्र में किसी नकारात्मक परिवर्तन को इंगित करता हो, पारितंत्र में किसी नकारात्मक परिवर्तन को इंगित करने वाली प्रजाति, क्या कहलाती है, इंडिकेटर कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं लाइकेन क्या होता है कि जैसे ही वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो लाइकेन क्या करता है, अपना रंग परिवर्तित कर देता है। तो इससे पता चल जाता है कि वायु में क्या हो रहा है, अम्लीयता की मात्रा में वृद्धि हो रही है, एसिडिटी में वृद्धि हो रही है। या जैसे गांगेय डॉल्फिन का उदाहरण आपने देखा है, गंगा के जल में जब ज़्यादा प्रदूषण होने लगा तो डॉल्फिन की संख्या में क्या होगी, कमी होने लगी। तो इस तरह की जो स्पीसीज है वो क्या कहलाएगी, इंडिकेटर स्पीसीज कहलाती है, जो कोई नकारात्मक परिवर्तन अगर पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर हो रहा है उसको इंडिकेट करने का काम करे। ठीक है, तो ध्यान रखें वो क्या कहलाती है, इंडिकेटर स्पीसीज कहलाती है। और एंडेमिक की बात करें तो किसी स्थान विशेष में पाई जाने वाली, किसी स्थान विशेष में पाई जाने वाली प्रजाति। तो ध्यान रखें किसी स्थान विशेष में जो प्रजाति पाई जा रही है वो क्या कहलाएगी, एंडेमिक स्पीसीज कहलाएगी, मतलब वहां की स्पीसीज ये कहलाती है। ठीक है, जैसे यूकेलिप्टिस है, यूकेलिप्टिस एंडेमिक कहाँ का है, ये ऑस्ट्रेलिया का प्लांट है। जलकुंभी ऑस्ट्रेलिया का है, ये भारत में दूसरी जगहों पर पहुंचाया गया है, लेकिन ये क्या है, किसी स्थान विशेष में प्राप्त हो, क्या कहलाएगा, एंडेमिक कहलाएगा। और इंडिजिनस की बात करें तो जिस भू जलवायु क्षेत्र में विकसित हो और वहीं प्राप्त होती हो वो क्या कहलाएगी, इंडिजिनस कहलाएगी, मतलब वहीं पर प्राप्त हो जहां पर वो पैदा हुई है। तो जिस भू जलवायु क्षेत्र में विकसित हो और वहीं पर प्राप्त हो। तो ध्यान रखना किसी विशेष भू जलवायु क्षेत्र में
विकसित हो तथा वहीं प्राप्त हो, वहीं प्राप्त हो, तो वो क्या कहलाएगी? इंडिजिनस कहलाएगी। अब बात करें फ्लैगशिप की, तो यह प्रजाति क्या करती है? अपने नीचे की प्रजातियों के लिए सुरक्षात्मक वातावरण पैदा करती है। नीचे की प्रजातियों के लिए सुरक्षात्मक वातावरण पैदा करती है। तो लिख लें फ्लैगशिप के आगे, फ्लैगशिप के आगे लिखना, जिसको अम्ब्रेला स्पीसीज भी बोलते हैं। फ्लैगशिप के आगे लिख लें अम्ब्रेला, अम्ब्रेला स्पीसीज। तो लिख लें इसके आगे, लिख लो वह प्रजाति वह प्रजाति जो अपने नीचे की प्रजातियों के लिए, इसके आगे लिख लें वह प्रजाति जो अपने नीचे की प्रजातियों के लिए सुरक्षात्मक वातावरण पैदा करती हैं, सुरक्षात्मक वातावरण पैदा करती हैं, सुरक्षात्मक वातावरण पैदा करती हैं। ठीक है, तो ये आपकी कहलाती है फ्लैगशिप या अम्ब्रेला स्पीसीज। तो इनका मतलब ध्यान रखना है, स्पीसीज का नाम आपको नहीं याद रखना है, मतलब ध्यान रखना है। फ्लैगशिप स्पीसीज या अम्ब्रेला स्पीसीज किसे कहते हैं, तो उसका मतलब आप जान लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे किसकी? पारितंत्र के विभिन्न स्तरों की बात कर रहे थे। तो हमने जीव की बात कर ली, ठीक है, प्रजाति की बात कर ली, हमने जनसंख्या की बात कर ली। अब जनसंख्या के बाद हम बात करेंगे किसकी? इकोलॉजिकल कम्युनिटी की बात करेंगे, पारिस्थितिकीय समुदाय की बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालें अब आगे, तीसरा पार्ट इसका इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कम्युनिटी पारिस्थितिकीय समुदाय, पारिस्थितिकीय समुदाय या इकोलॉजिकल कम्युनिटी किसे कहा जाएगा, इसको जान लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, जनसंख्या आप जानेंगे, एक ही जीव की संख्या, तो जनसंख्या कहलाएगी। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक आपने सुना होगा समूह, ठीक है, और एक आपने सुना होगा समुदाय। समूह और समुदाय, तो समूह की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? जीवों का एकत्रण हो जाएगा, जीवों का एकत्रण क्या कहलाएगा? समूह कहलाएगा। लेकिन जीव एक दूसरे के साथ में एक दूसरे से आपसी अंतर क्रिया द्वारा जुड़े हों, वो क्या कहलाएगा? वो जैव जातियों का समूह कहलाएगा। जीवों का एकत्रण वहाँ पर भी होता है, लेकिन आपस में क्या करते हैं? अन्योन्य क्रिया करते हैं, अंतर क्रिया द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? समुदाय कहलाएगा। एक दूसरे से जुड़े हों, एक दूसरे पर आत्मनिर्भर हों, वो क्या कहलाएगा? समुदाय कहलाएगा। और जीव एक जगह इकट्ठा हो, वो क्या कहलाएगा? जीवों का एकत्रण कहलाएगा या समूह कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर आप समझ गए, समूह और समुदाय, दोनों में अंतर ध्यान रखें। एक होता है समूह और एक होता है समुदाय। ठीक है, समूह का सीधा सीधा मतलब है कि जैसे ये मान लीजिए कोई स्थान विशेष है और यहाँ पर इस तरह से जीवों का एकत्रण हो रहा है। क्या हो रहा है? जीवों का एकत्रण। ठीक है, लेकिन यहां पर मान लीजिए कोई दूसरा समुदाय, एक दूसरा क्षेत्र है और यहां पर भी जीव हैं, इस तरह से ये भी जीवों का एकत्रण ही है, लेकिन ये जीव एक दूसरे के साथ क्या हैं? अंतर क्रिया करने के कारण एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से क्या हो? जुड़े हों, अंतर क्रिया के द्वारा एक दूसरे से क्या हो? जुड़े होते हैं। तो ये भी जीवों का एकत्रण है, लेकिन यहाँ पर जीवों का एकत्रण या जीव एक दूसरे से आपसी अंतर क्रिया द्वारा जुड़े हों।
जीव एक दूसरे से आपसी अंतरक्रिया इंटरेक्शन द्वारा जुड़े हों। तो आपसी अंतरक्रिया के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होंगे तो वो क्या कहलाएगा? कम्युनिटी कहलाएगा। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए रेलवे के प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे बहुत भीड़ होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी थोड़ी बोलेंगे, वो एक जगह भीड़ इकट्ठी हो गई, ठीक है। लेकिन वहीं किसी कॉलोनी में आप चले जाइए तो वहाँ पर क्या बोलेंगे? उसको कम्युनिटी बोलेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से क्या होंगे? जुड़े होंगे, किसी न किसी द्वारा एक दूसरे से अंतरक्रिया के द्वारा जुड़े होते हैं। वो क्या कहलाती है? कम्युनिटी कहलाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे, कम्युनिटी आप जानेंगे क्या होती है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी या समुदाय के प्रकार। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, समुदाय के प्रकार। ये पारिस्थितिकी समुदाय की हम बात कर रहे हैं, समुदाय के प्रकार। तो इसके नीचे 2 लाइन लिखिए, फिर उसके बाद लिखते हैं प्रकार। लिखिए, हेडिंग डालिए समुदाय के प्रकार। समुदाय के प्रकार में लिखिए, जीव जातियों के आकार, जीव जातियों के आकार, सापेक्षिक निर्भरता, जीव जातियों के आकार, सापेक्षिक निर्भरता आदि के आधार पर, आदि के आधार पर समुदाय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। समुदाय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो समुदाय मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक कहलाते हैं माइनर कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी, और दूसरी लिखें मेजर कम्युनिटी, मेजर कम्युनिटी। माइनर और मेजर मतलब छोटा समुदाय और बड़ा समुदाय। तो बड़े समुदाय की बात होगी तो बड़ा साइज होगा, पूरी तरह ऑर्गेनाइज होगा, और क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, मैं यहां पर लिख देता हूं नेक्स्ट पेज पर, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी किस आधार पर हमने तय किया? जीवों की संख्या, जीवों की संख्या, और दूसरा सापेक्षिक निर्भरता, सापेक्षिक निर्भरता, ठीक है। कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की कम्युनिटी हो गई। एक हमने ले ली मेजर कम्युनिटी, बड़ा समुदाय हो जाएगा, मेजर कम्युनिटी, बड़ा समुदाय, और दूसरा हो जाएगा माइनर कम्युनिटी, छोटा आकार, छोटा समुदाय, छोटा समुदाय, ठीक है। अब बड़े समुदाय की बात करें तो बड़े समुदाय की क्या क्या विशेषता होगी? पहली चीज तो लार्ज साइज होगा, बड़ा आकार, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड
सुव्यवस्थित होगा। और तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र समुदाय होगा। वही दूसरी और माइनर कम्युनिटी की बात करें तो स्मॉल इन साइज होगा, वेल ऑर्गेनाइज होगा, लेकिन एक दूसरे पर क्या होगा? निर्भर होगा, डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। कैसे होंगे? डिपेंडेंट होंगे। तो छोटे समुदाय की देखिए बात होती है, तो छोटे समुदाय में पहली चीज तो स्मॉल इन साइज, छोटा आकार होगा समुदाय का। वेल ऑर्गेनाइज्ड सुव्यवस्थित होगा ये भी। और तीसरा क्या होगा? डिपेंडेंट, निर्भर, स्वतंत्र नहीं होगा, ये निर्भर करेंगे जीव एक दूसरे पर। ठीक है, निर्भरता की बात आएगी। तो ये तो कम्युनिटी के प्रकार हो गए, मेजर कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी। अब नेचर ऑफ कम्युनिटी की बात करें, कम्युनिटी की प्रकृति कैसी होती है, तो ध्यान रखना कम्युनिटी के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक तो प्रचुरता, प्रभाविता और तीसरा स्तरीकरण। प्रचुरता, प्रभाविता और स्तरीकरण। प्रचुरता से सीधा मतलब आप समझते हैं कि जीव जाति एवं जीव जातियों की संख्या। ठीक है, तो वो प्रचुरता हो जाएगी, मतलब बहुत सारी जीव जातियां भी हैं और उन जीव जातियों की बहुत सारी संख्या है, जनसंख्या है, तो वो क्या होगी? प्रचुरता हो जाएगी। प्रभावता का मतलब है कार्य एवं संरचना, कार्य एवं संरचना में सर्वाधिक प्रभाव डालती हो। मतलब एक प्रजाति की संरचना दूसरी प्रजाति की संरचना या उसके कार्यों को प्रभावित करती हो, वो क्या कहलाएगी? प्रभाविता कहलाएगी। और अगर हम बात करें स्तरीकरण की, तो आपको पता है कि किसी समुदाय में विभिन्न जीव जो हैं वो तापमान पर, ऊर्जा पर, आर्द्रता पर, वर्षा पर, पोषण तत्वों की उपलब्धता पर, ऑक्सीजन की उपलब्धता पर आदि उससे उद्देश्य से देखेंगे तो विभिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। तो उसको क्या बोल देंगे? स्तरीकरण बोल देंगे, स्ट्रेटिफिकेशन बोल देंगे, लेयरिंग बोल देंगे। ठीक है, तो इसको लेयरिंग बोलेंगे। जैसे वर्षा वनों की बात करें तो बहुत ऊंचाई पर अलग प्रकार की स्थिति पाएगी, या वृक्ष की हम बात करें तो ऊंचाई पर अलग तरह के जीव रहते होंगे, मध्य भाग में अलग, नीचे की तरफ अलग प्रकार के जीव रहते होंगे। तो नेक्स्ट हम बात करें नेचर ऑफ कम्युनिटी। नेचर ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की प्रकृति। ठीक है, 3 पार्ट पर निर्भर करती है। पहली प्रचुरता, प्रचुरता की, दूसरी प्रभाविता और तीसरा है स्तरीकरण। तो प्रचुरता की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या आ जाएगी? जीव जाति एवं जाति संख्या। तो प्रचुरता में लिख लें जीव जातियां एवं जीव संख्या। प्रचुरता हो जाएगी। और प्रभाविता की बात करें तो ये एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रभाव करते हैं। तो एक जीव जाति दूसरे जीव जाति के कार्य और संरचना को प्रभावित करे। ठीक है, तो कार्य एवं संरचना की प्रभाविता। ठीक है, अब हम बात करें तीसरा स्तरीकरण।
तो स्तरीकरण में क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के फैक्टर काम करते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन है, स्तरीकरण में आप लिखिए आगे, इसके आगे खुद से लिखिए आप लोग, लिख लो, किसी समुदाय में प्राप्त किसी समुदाय में प्राप्त विभिन्न जीव तापमान ऊर्जा, किसी समुदाय में प्राप्त जीव तापमान, ऊर्जा, आर्द्रता, वर्षा, पोषक तत्वों की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, पोषक तत्वों की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता आदि के उद्देश्य से भिन्न भिन्न ऊंचाई या गहराई, आदि के उद्देश्य से भिन्न भिन्न ऊंचाई या गहराई वाले स्थानों पर भिन्न भिन्न जीव प्राप्त होते हैं, भिन्न भिन्न जीव प्राप्त होते हैं। जैसे विषुवतीय वर्षा वनों में भिन्न भिन्न ऊंचाई पर विभिन्न प्रकार के जंतुओं का आश्रय स्थल पाया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें, हम बात कर रहे हैं सदाबहार वर्षा वनों की। तो सदाबहार वर्षा वनों में क्या होता है, इस प्रकार से बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी पाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाएंगे। इसके बाद में हम बात करें तो इससे थोड़ा कम ऊंचाई के वृक्ष पाए जाएंगे, इस तरह से थोड़ा कम ऊंचाई के वृक्ष, ठीक है, थोड़ा कम ऊंचाई के वृक्ष इस तरह से देखें। और अगर हम देखें तो यहाँ पर इस प्रकार के वृक्ष भी पाए जाएंगे, और इसके बाद इसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या होगा, घास फूस भी पाई जाएगी। तो इस आधार पर देखें तो अलग अलग स्तर बन गए। एक स्तर तो आपका यहाँ से यहाँ तक में बन गया, एक स्तर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का एक स्तर बन गया, और एक स्तर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का, और एक स्तर नीचे तक का। तो इस तरह से आप देखें तो इसमें एक स्तर है, दो स्तर है, तीन स्तर है, और यहाँ पर कितने बन गए, 4 प्रकार के स्तरों का निर्माण हो गया, 4 प्रकार के स्तर हो गए। जैसे ऊपरी सतह पर आप देखें तो हो सकता है ऊपरी सतह पर मांसाहारी जीव पाए जाते हैं, मांसाहारी चिड़िया मान ली रह रही है, नीचे शाकाहारी कीट पतंगे रह रहे हैं, और उसके नीचे क्या है, मान लीजिए अपघटक हैं। तो मान लीजिए इस तरह से अगर देखा जाए तो ये मांसाहारी स्तर हो गया। ये मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, शाकाहारी हो गया, शाकाहारी। यहाँ पर मान लीजिए उत्पादक हो गए, उत्पादक जीव हैं,
ठीक है, और ये मान लीजिए क्या हो गया, अपघटक हो गए। तो इस तरह से आप देखें तो अलग अलग स्तर के जीव यहाँ पर दिखाई देंगे, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हम बात कर रहे थे प्रचुरता, प्रभाविता और एक दूसरे पर यहाँ पर क्या है, निर्भरता के आधार पर। तो ये स्तरीकरण, तो ये एक नेचर ऑफ कम्युनिटी है। कम्युनिटी के किस प्रकार के नेचर होते हैं, कम्युनिटी किस तरह से सर्वाइव करती है। अब हम बात करें प्रजातीय विविधता की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता, तो देखिए प्रजातीय विविधता की हम यहां पर बात करें तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कहा जाएगा, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रजातीय विविधता। तो देखिए प्रजातीय विविधता में क्या है कि किसी परितंत्र में विशेष परतंत्र विशेष में आप देखेंगे प्राप्त समुदाय के जो 3 प्रकार के आकार मिलते हैं वो पूछा जाता है। जैसे सीधा आपसे पूछा जाएगा कि अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है, बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है, या आप देखेंगे गामा डाइवर्सिटी क्या होती है। तो ध्यान रखें यहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात हो रही है, तो ध्यान रखना किसी पारितंत्र विशेष में समुदाय में 3 प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो वही हम बात कर रहे हैं, किसी पारितंत्र विशेष में जैव समुदायों में 3 प्रकार की विविधताएं, 3 प्रकार की विविधताएं दिखाई देती हैं। तो 3 प्रकार की विविधताएं दिखाई देती है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी, मतलब इनका जानना जरूरी है। दूसरी कहलाती है बीटा डाइवर्सिटी, और तीसरी कहलाती है गामा डाइवर्सिटी। तीनों का मतलब यहां पर लिख डालिए, तीनों का मतलब लिख डालिए, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि किसी एक समुदाय की आंतरिक विविधता, किसी एक समुदाय की अगर हम आंतरिक विविधता की बात करें, समुदाय का मतलब है जैसे उत्पादक हो गए तो उत्पादक भी विभिन्न प्रकार के हो जाएंगे, तो उत्पादकों की विविधता हो गई। या दूसरा शाकाहारी जीवों का समुदाय हो गया, तो शाकाहारी जीव एक ही प्रकार के तो नहीं होते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रजातियों के होते हैं, तो शाकाहारी जीवों की विविधता हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखना किसी एक समुदाय की आंतरिक विविधता को हम क्या बोलते हैं, वो हम बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी। और अगर हम बात करें 2 समुदायों के मध्य की तुलनात्मक विविधता की, जैसे एक शाकाहारी समुदाय हो गया, एक मांसाहारी समुदाय हो गया, उन दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो वो क्या कहलाएगी, बीटा डाइवर्सिटी कहलाएगी। और हम एक पूरे के पूरे भौगोलिक क्षेत्र में सभी समुदाय जो प्राप्त हो रहे हैं उनके मध्य की विविधता की बात करें तो वो क्या कहलाएगी, वो आपकी गामा डाइवर्सिटी कहलाएगी। ठीक है, तो लिख लें इसी में अल्फा डाइवर्सिटी का आगे लिखें, यह किसी एक समुदाय की आंतरिक विविधता है। तो किसी एक समुदाय की आंतरिक विविधता,
तो किसी एक समुदाय की आंतरिक विविधता को क्या बोलेंगे? अल्फा डाइवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है, यहां पर दो समुदायों की तुलनात्मक विविधता, दो समुदायों की तुलनात्मक विविधता, ठीक है। और ध्यान रखना, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न समुदायों के मध्य की विविधता, विभिन्न समुदायों के मध्य विविधता। ठीक है, इस तरह से इसको ध्यान रखें। अब देखिए, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तीनों का मतलब आप जान गए। किसी एक समुदाय की आंतरिक विविधता अल्फा डाइवर्सिटी, दो समुदायों की तुलनात्मक विविधता बीटा डाइवर्सिटी, और ध्यान रखना किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न समुदायों के मध्य की विविधता की बात करें तो वो गामा डाइवर्सिटी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, जैसे ये मान लीजिए एक समुदाय है और एक समुदाय के अंदर ही अगर हम विविधता कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये उत्पादक है, ठीक है, हर्बीवोर हैं, उत्पादकों के बीच में ही अगर हम बात करें, ये कोई एक प्रकार का है, ये दूसरे प्रकार का है, ये तीसरे प्रकार का है, इनके अंदर ही हम विविधता की बात करते हैं। मतलब एक ही उसके क्षेत्र में एक ही समुदाय है, मान लीजिए उत्पादकों का समुदाय है ये, ठीक है। तो उत्पादक में मान लीजिए हर्बीवोर्स है, तो इसको हमने H1 मान लिया, इसको H2 मान लिया, H3 मान लिया, H4 मान लिया, या उत्पादकों की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखें हर्बीवोर्स लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं। उत्पादकों की देखिए हम बात करें तो यहाँ पर इस तरह से हमने ले लिया, ठीक है। प्रोड्यूसर होते हैं तो हमने P1 ले लिया, P2, P3, P4, P5, ये प्रोड्यूसर आपके हो गए, ठीक है। तो इनके बीच में अलग अलग आपकी जो विविधताएं पाई जाएगी, P2 अलग प्रकार का है, P1 अलग प्रकार का है, P5 अलग है, P3 अलग है और P4 अलग है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें इस तरह की, तो एक समुदाय हो गया, एक हमने यहाँ पर एक दूसरा समुदाय ले लिया और इस दूसरे समुदाय में हमने ले लिया हर्बीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स ले लिए, शाकाहारी जीव ले लिए, तो मान लीजिए एक H1 प्रकार का होगा, H2 प्रकार का होगा, H3 प्रकार का, H4 या H5 प्रकार का, अलग अलग प्रकार के शाकाहारी जीव होंगे। तो ये अलग अलग प्रकार के शाकाहारी जीवों का समुदाय हो गया, शाकाहारी जीव। और मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या ले लिए, कार्निवोरस ले लिए, अगली कैटेगरी किसकी ले ली, मांसाहारी जीवों की ले ली, कार्निवोरस जीवों की ले ली। तो इसमें C1, C2, C3, C4, C5 ये अलग अलग प्रकार के जीव हो जाएंगे। तो ध्यान देने वाली बात केवल इसमें, समझने वाली बात केवल इतनी है कि अगर हम एक ही समुदाय के जीवों की भिन्नता की बात करें, एक ही समुदाय के जीवों की भिन्नता की बात करें, एक ही समुदाय के जीवों की भिन्नता की बात करें, तो ये क्या कहलाएगी, अल्फा डाइवर्सिटी कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, अल्फा डाइवर्सिटी कहलाएगी। लेकिन हम दो समुदाय की बात करें, इस समुदाय की तुलना हम इससे करें और इस समुदाय की तुलना हम इससे करें, तो दो अलग अलग समुदायों की हम तुलना कर देंगे, तो इस प्रकार की बायोडाइवर्सिटी, इस प्रकार की डाइवर्सिटी क्या कहलाएगी, बीटा डाइवर्सिटी कहलाएगी। बीटा डाइवर्सिटी कहलाएगी। लेकिन अगर हम पूरे के पूरे भौगोलिक क्षेत्र की, ये मान लीजिए कोई एक भौगोलिक क्षेत्र है और इस भौगोलिक क्षेत्र में आप देख रहे हैं एक समुदाय ये है, समुदाय 1, दूसरा समुदाय ये है,
समुदाय 2 और तीसरा समुदाय मान लीजिए ये है समुदाय 3 जो मांसाहारियों का समुदाय है। तो सभी प्रकार के समुदायों की अगर हम बात करें कि इसका संबंध इससे हो जाए, इसका संबंध इससे हो जाए, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ये गामा डाइवर्सिटी कहलाएगा, गामा डाइवर्सिटी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, बहुत मुश्किल नहीं है। सिंगल समुदाय के अंदर जो जीवों के अंदर विविधताएं हैं उसको बात करते हैं तो अल्फा, दो समुदायों के बीच का तुलनात्मक विविधता की बात करें तो बीटा, और पूरे के पूरे भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी समुदाय पाए जा रहे हैं उनके बीच हम अंतर संबंध की बात करें तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाता है आपका गामा डाइवर्सिटी। तो 3 प्रकार की डाइवर्सिटी की बात हो गई। पूरे भौगोलिक प्रदेश में हमने ले लिया मांसाहारी, पूरा का पूरा भौगोलिक प्रदेश है ये क्या है, भौगोलिक प्रदेश है। तो इस पूरे के पूरे भौगोलिक प्रदेश में हम बात करें कैसे, कौन कौन से शाकाहारी जीव हैं, कौन कौन उत्पादक हैं, कौन कौन आपके मांसाहारी है, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा कहलाता है एक भौगोलिक प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश कहलाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा अल्फा बीटा और गामा डाइवर्सिटी क्या होती हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। सीधा पूछा जाता है कि अल्फा डाइवर्सिटी क्या है, बीटा डाइवर्सिटी क्या है, या गामा डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लें आगे, इसके डाइवर्सिटी समझ में आ गया होगा। अब लिखिए आगे, समुदाय में प्रजातियों में पारस्परिक निर्भरता एवं अंतरक्रिया। अगला लिखें, हेडिंग डालें, समुदाय में प्रजातियों में निर्भरता तथा अंतरक्रिया। निर्भरता तथा अंतरक्रिया, तो ध्यान रखें अंतरक्रिया कई भी प्रकार से हो सकती है, क्योंकि एक दूसरे पर निर्भरता का मतलब क्या है, पारस्परिक निर्भरता का मतलब क्या है, पादप एवं कीटों के मध्य की निर्भरता, शाकाहारी और मांसाहारी के बीच की निर्भरता, उत्पादक और शाकाहारी के बीच की निर्भरता। तो ये अंतरक्रिया किसको लेकर हो सकती है, आवास को लेकर हो सकती है, प्रजनन को लेकर हो सकती है, भोजन को लेकर हो सकती है, ऊर्जा को लेकर हो सकती है, और सुरक्षा को लेकर भी हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखें ये इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो पुष्प और परागण, भाई पुष्प है और वहाँ पर कीट पतंगा उस पर नहीं बैठेगा जब तक परागण नहीं होगा, तो उसकी भी निर्भरता है। ठीक है, तो इसी यही समुदाय के बीच में किस तरह से अंतरक्रिया होती है उसको लेकर है। ठीक है, अंतरक्रिया को लेकर, और अंतरक्रिया किन किन कारणों के लिए हो सकती है, तो अंतरक्रिया आप जानते ही हैं, आवास को लेकर हो सकती है, भोजन को लेकर हो सकती है, ऊर्जा। ठीक है, अंतरक्रिया सुरक्षा को लेकर हो सकती है, सुरक्षा को लेकर भी अंतरक्रिया आपके यहाँ पर हो सकती है, जल को लेकर हो सकती है, जल की उपलब्धता को लेकर। तो ये कई सारे फैक्टर इसमें आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पर अब इन सारी चीज़ों की जो परस्परिक आपस में जो अंतरक्रिया हो रही है, ये ध्यान रखना, ये एक स्पीसीज के अंदर भी हो सकती है। ये मान लीजिए कोई A1 स्पीसीज है और ये A2 स्पीसीज है, तो इन दोनों के अंदर भी आपस में क्रिया हो सकती है, या A क्रिया B स्पीसीज के साथ भी इसकी अन्योन्य क्रिया हो सकती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये 2 प्रकार की होती है। ये जो अन्योन्य क्रिया होती है या अंतर क्रिया होती है जीवों की आपस में, 2 प्रकार की होती है, एक इंट्रा स्पेसिफिक होती है और एक इंटर स्पेसिफिक होती है। ठीक है, एक अंतरा जातीय और एक अंतर जातीय। ठीक है, तो 2 प्रकार की इंटरेक्शन होता है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन। अंतर क्रिया का मतलब होता है इंटरेक्शन,
इंटरएक्शन। तो ये इंटरएक्शन ध्यान रखना दो प्रकार का है, दो प्रकार का लिख लेना। इंटरएक्शन या अंतर क्रिया दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो एक तो लिख लें इंट्रा स्पेसिफिक इंटरएक्शन, इंट्रास्पेसिफिक इंटरएक्शन या अंतराजातीय संबंध, अंतराजातीय संबंध, अंतराजातीय संबंध। और दूसरा होता है इंटरस्पेसिफिक इंटरएक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखें क्या स्थिति बनती है। तो सिंपल सी बात है, इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य आपस में प्रजनन को लेकर, पोषण को लेकर, सुरक्षा को लेकर, ऊर्जा को लेकर, ठीक है, या आवास को लेकर अगर आपस में इंटरेक्शन होता है तो वो क्या कहलाएगा, अंतराजातीय संबंध कहलाता है। तो प्रजाति के बीच में एक तो एक ही प्रजाति के अंदर हो सकता है भाई, एक ही प्रजाति के अंदर भी उसके रहने के लिए, आवास के लिए झगड़ा हो सकता है, प्रजनन के लिए हो सकता है, पोषण को लेकर, सुरक्षा को लेकर। तो ये क्या कहलाएगा, अंतराजातीय संबंध कहलाएगा। और एक जाति से दूसरी जाति के बीच में जो संबंध है वो क्या कहलाएगा, इंटरस्पेसिफिक कहलाएगा। तो लिखिए इसके आगे लिखिए, एक अंतराजातीय के संबंध में लिखिए अंतराजातीय संबंध, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए जब एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य, एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य आवास, एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य आवास, प्रजनन, भोजन, पोषण तथा सुरक्षा को लेकर अंतरक्रिया पाई जाती हो, उसे अंतराजातीय संबंध कहते हैं, अंतराजातीय संबंध कहते हैं। ठीक है, एक ही प्रजाति के अंदर भोजन को लेकर, प्रजनन को लेकर, आवास को लेकर, सुरक्षा को लेकर अगर अंतरक्रिया हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, अंतराजातीय। और दूसरा लिखिए इंटरस्पेसिफिक या अंतरजातीय, इंटरस्पेसिफिक। तो लिखिए इसमें इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक प्रजातियों, इंटरस्पेसिफिक में लिखिए इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक प्रजातियों के मध्य, दो या दो से अधिक प्रजातियों के मध्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध प्राप्त होता है, तो इसे इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। तो इसे इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। इसी में लिखिए आगे, इन संबंधों से विभिन्न जीवों में, इन संबंधों से विभिन्न जीवों में तीन प्रकार का साहचर्य प्राप्त होता है।
तीन प्रकार का साहचर्य प्राप्त होता है। एक लिखिए सकारात्मक साहचर्य, सकारात्मक साहचर्य, दूसरा नकारात्मक साहचर्य और तीसरा उदासीन साहचर्य। उदासीन साहचर्य, कॉपरेशन। ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए तीन प्रकार का साहचर्य या कॉपरेशन प्राप्त होगा। तो आज समय कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे करेंगे। तो धन्यवाद सभी लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार सभी लोगों को।